हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 4 सितंबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाले एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है। पूछा गया आपसे, शेर ए पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही उपाधियां आप लाला लाजपत राय जी की याद रखें। एक है शेर ए पंजाब और दूसरा है पंजाब केसरी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है। आपसे पूछा गया है विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो वर्तमान 2021 की बात की जाए तो वर्तमान समय में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। आप इसे याद रखें, वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 2017 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कितने सीट प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20 सीटें। 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें प्राप्त की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश का है। आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश का है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो आप इसे भी याद रखें, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस प्रदेश को प्रथम डिजिटल प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। आपसे पूछा गया है भारत के किस प्रदेश को प्रथम डिजिटल प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। भारत के केरल राज्य को प्रथम डिजिटल राज्य के रूप में घोषित किया गया है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा गया है मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है मंदसौर और चौथा ऑप्शन है बरवानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मंदसौर। मालवा क्षेत्र का मंदसौर जिला स्लेट पेंसिल के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा गया है सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूरेनस, दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है बुध ग्रह, चौथा ऑप्शन है प्लूटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुध ग्रह। सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह होता है बुध ग्रह और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। पहला ऑप्शन है 12 तीलियां, दूसरा ऑप्शन है 18 तीलियां, तीसरा ऑप्शन है 24 तीलियां और चौथा ऑप्शन है 30 तीलियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 24 तीलियां। भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में 24 स्पोक्स हैं और राष्ट्रीय झंडे का जो चक्र है वह अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है। आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय झंडे का जो चक्र है वह किस रंग का है। पहला ऑप्शन है भारतीय हरा, दूसरा ऑप्शन है गहरा भूरा, तीसरा ऑप्शन है गहरा नीला और चौथा ऑप्शन है काला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र गहरे नीले कलर का होता है। इसमें 24 तीलियां होती है और यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2016 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, सत्यव्रत राउत। तो अब इसे आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह 2016 का करंट अफेयर था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है
और आपको बताना है इनमें से किस खेल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है भारोत्तोलन और चौथा ऑप्शन है कुश्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है और संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब सर्विसेज ने पंजाब को हराकर जीता था। संतोष ट्रॉफी में कुल 31 टीमें भाग लेती हैं, आपको इसे भी याद रखना है। 2020 में यह ट्रॉफी नहीं हुई थी कोरोना महामारी के कारण, तो आपको 2019 का याद रखना है। 2019 में संतोष ट्रॉफी का खिताब सर्विसेज ने पंजाब को हराकर जीता था और इसमें कुल 31 टीमें भाग लेती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के रूप में किसे चुना गया था। आपसे पूछा गया है 2017 में एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया था। पहला ऑप्शन है वेंकैया नायडू, दूसरा ऑप्शन है सुषमा स्वराज, तीसरा ऑप्शन है सी विद्यासागर, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वेंकैया नायडू। 2017 में एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वेंकैया नायडू को चुना गया था और यह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था। आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है जुलाई 1950, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 1948 और चौथा ऑप्शन है नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन दिसंबर 1946 में हुआ था और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे तथा संविधान सभा के प्रथम व अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए और इसे बताना है कि मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिहार। बिहार राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र को छूती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के प्रथम सदस्य हैं। आपको बताना इनमें से कौन अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के प्रथम सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुनील सिंघी। तो यह भी आप याद ना करें, यह 2017 का करंट अफेयर था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किसके द्वारा किया गया था। आपसे पूछा है भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है बीबी दोषी, दूसरा ऑप्शन है राज रेबल, तीसरा ऑप्शन है ले कोर्बुसियर, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स कोरिया। भोपाल स्थित विधान भवन तथा भोपाल स्थित भारत भवन का जो डिजाइन है वह चार्ल्स कोरिया के द्वारा बनाया गया था। तो आप याद रखेंगे भोपाल स्थित विधान भवन और भोपाल स्थित भारत भवन दोनों का ही जो डिजाइन है वह चार्ल्स कोरिया के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किसने अनुच्छेद 370 का प्रालेख बनाया जिससे कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गोपाल स्वामी अयंगार। गोपाल स्वामी अयंगार ने अनुच्छेद 370 का प्रालेख बनाया था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान 2021 में इसे समाप्त कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में 370 को समाप्त कर दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंदिरों का बटेश्वर समूह खालिस्तान में स्थित है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि मंदिरों का बटेश्वर समूह इनमें से कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो और चौथा ऑप्शन है रतलाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुरैना। मंदिरों का बटेश्वर समूह मुरैना में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। आपसे पूछा गया भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी एन मेनन, दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है पद्मजा नायडू और चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरोजिनी नायडू। भारतीय प्रदेश की या भारत देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी
और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। आपसे याद रखना है, यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और यदि आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो वह एनी बेसेंट थी, लेकिन जब भारतीय शब्द लगा होगा तब आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का वो जिला जिसका नाम का अर्थ मोर का स्थान है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम जो अर्थ है वह है मोर का स्थान है। पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा ऑप्शन है धार, तीसरा ऑप्शन है रीवा और चौथा ऑप्शन है रतलाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुरैना। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला जिसका नाम का अर्थ है मोर का स्थान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी जेल प्रतिनिधि एग्जाम 2018, 2020 और एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017 एवं एनटीपीसी एग्जाम 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होती है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी संरचना नाभिक में उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है सूत्रकणिका, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है तार केंद्र और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुणसूत्र। गुणसूत्र नाभिक में उपस्थित होते हैं और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसे भी आपको याद रखना है और गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टलन में निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा सही क्रम अंतर्निहित होता है। पहला ऑप्शन है निस्यंदन, बाष्पन, विघटन, शीतलन, दूसरा ऑप्शन है विघटन, बाष्पन, शीतलन, निस्यंदन, तीसरा ऑप्शन है बाष्पन, निस्यंदन, शीतलन, विघटन, चौथा ऑप्शन है बाष्पन, विघटन, शीतलन, निस्यंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टलन में पहले विघटन, फिर बाष्पन, फिर शीतलन और फिर निस्यंदन, यह क्रम अंतर्निहित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ऑक्सीजन के परमाणु में 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन है पर उसकी संयोजकता केवल 2 है, यह उचित है क्यों। आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन है पर उसकी संयोजकता केवल 2 है, तो यह कैसे। पहला ऑप्शन है वह 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण करता है। दूसरा ऑप्शन है वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण करता है। तीसरा ऑप्शन है वह 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है। चौथा ऑप्शन है वह 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है। तो प्रश्न है ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं पर उसकी संयोजकता केवल 2 है, तो ऐसा क्यों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अष्टक को पूर्ण कर सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता केवल 2 होती है क्योंकि वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपने अष्टक को स्थिर कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण फलों तथा फूलों में रंग होता है। पहला ऑप्शन है अवर्णी लवक, दूसरा ऑप्शन है वर्ण लवक, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक, चौथा ऑप्शन है पर्ण हरित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्ण लवक। फलों तथा फूलों का रंग उनमें उपस्थित वर्ण लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो आप याद रखें, कभी इसका नाम इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है आपको साधारण हिंदी में लिखकर। फलों तथा फूलों का जो रंग होता है वह क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्ण लवक की उपस्थिति के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद कर देती है या खोलती है इनमें से क्या होती है। पहला ऑप्शन है विद्युत सेल, दूसरा ऑप्शन है विद्युत स्विच, तीसरा ऑप्शन है विद्युत बल्ब और चौथा ऑप्शन है विद्युत फ्यूज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विद्युत स्विच। विद्युत स्विच वह डिवाइस है जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद कर देती है या खोलती है। आपने देखा होगा यदि हम कोई जो विद्युत स्विच होता है, हमारे घर की कोई भी स्विच या बटन होती है उसे बंद कर देते हैं तो बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है और जैसे ही उसे हम चालू करते हैं तो बिजली की आपूर्ति भी चालू हो जाती है। तो विद्युत स्विच
ऐसी डिवाइस होती है जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद भी कर सकती है और उसे आसानी के साथ खोल भी देती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक है जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है? तो क्या कहलाता है? बताना है आपको। एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है, क्या कहलाता है? पहली ऑप्शन है एरियोलर, दूसरा ऑप्शन है बसी ऊतक, तीसरा ऑप्शन है कंडरा, चौथा ऑप्शन है स्नायु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एरियोलर। एरियोलर एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक होता है जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पारद का स्तर जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो ऊपर हो जाता है, इसका कारण क्या है? आपसे पूछा गया है पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है, क्यों? पहला ऑप्शन है विकिरण के कारण, दूसरा ऑप्शन है पारद गर्म होने पर संकुचित होता है, तीसरा ऑप्शन है संवहन के कारण और चौथा ऑप्शन है पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। पारा जब गर्म होता है तो वह फैलता है। आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है यदि उसे किसी बीमार व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है तो पारा तेजी के साथ ऊपर बढ़ता है। तो जैसे ही पारा किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो वह प्रसारित होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत कौन सी है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए और बताना है इनमें से कौन सी परत पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है। पहला ऑप्शन है भूपरपट्टी, दूसरा ऑप्शन है प्रवार, तीसरा ऑप्शन है परिनिधान, चौथा ऑप्शन है क्रोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रवार। पृथ्वी की मध्यवर्ती परत प्रवार होती है और भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊंचली परत होती है और सबसे नीचे की जो परत है वह क्रोड कहलाती है। तो यहाँ आपसे मध्यवर्ती पूछा गया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रवार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछा गया है श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7। श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या 7 होती है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश का उदाहरण होता है। प्रिज्म में इसके 7 रंगों को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है कौन सा है? आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है गाल्जी उपकरण, दूसरा ऑप्शन है सूत्रकणिका, तीसरा ऑप्शन है लवक और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लवक। लवक ऐसा कोशिका अंगक है जो कि सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शीत के मौसम में किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं क्यों? आपसे पूछा गया है शीत के मौसम के दौरान किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण केशिकाओं में पानी जमा हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है यह पौधों को तुषार से बचाता है, तीसरा ऑप्शन है इससे रात में वाष्पन का दर बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है पौधे रात में पानी को तेजी से अवशोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यह पौधों को तुषार से बचाता है। शीत के पौधों में किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं क्योंकि यह पौधों को तुषार से बचाता है और यह तुषार से मतलब पाले से है। यदि रात में खेतों में पानी डाला जाता है तो यह पौधों को पाला से बचाने में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी एक प्रजाति ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है? पहला ऑप्शन है ब्रायलर, दूसरा ऑप्शन है बतख, तीसरा ऑप्शन है पेरू पक्षी, चौथा ऑप्शन है रोड आइलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रायलर। ब्रायलर एक ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है और ब्रायलर यह एक मुर्गे की प्रजाति है जिसका उपयोग चिकन फार्मिंग में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा के बिना जल के खनिज पोषक तत्व विलयन में पौधे का उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन में पौधे उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, दूसरा ऑप्शन है एरोपॉनिक्स, तीसरा ऑप्शन है जल संवर्धन और चौथा ऑप्शन है छत बागवानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जल संवर्धन। मिट्टी अर्थात मृदा के बिना जल में पौधे को उगाने का अभ्यास जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें, मिट्टी के बिना पौधे उगाने की जो विधि होती है वह हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती हैं। पहला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है
झिल्ली रहित होती हैं और इसमें अविलेय उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोशिका रसयुक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंगक। और चौथा ऑप्शन है झिल्ली बाध्य होता है और इसमें भंडारण कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोशिका रसयुक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंगक। एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती है और यह कोशिका रसयुक्त झिल्ली व बाध्य कोशिका अंगक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।